गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। बैठ जाइए। थैंक यू सर। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर से बात हो रही है। यस सर। बहुत बढ़िया। आपने इंजीनियरिंग किया था, अब भी आईआईटी जैसे जगहों से, उसके बाद आप ऑडिट में आ गए। ऑडिट क्या होता है, डिफाइन कीजिए। ऑडिट का काम मेनली जो भी काम नहीं, डिफिनेशन पूछ रहे हैं। ऑडिट मीन्स चेकिंग, बेसिकली Checking. चेकिंग सर। इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है? सर इंटरनल ऑडिट जो विद इन डिपार्टमेंट खुद कराती है, और एक्सटर्नल ऑडिट जो एक्सटर्नल जो उस डिपार्टमेंट के अलावा जो लोग होते हैं वो विजिट करके ऑडिट करते हैं उनका। सोशल ऑडिट क्या है? सोशल इम्पैक्ट का जो ऑडिट होता है उसको सोशल ऑडिट कहते हैं। कैसे वो संचालित किया जाता है, उसका प्रोसीजर क्या है? सर उसमें जनरली एक क्वेश्चनेयर होता है, जिससे सेट ऑफ क्वेश्चन है जिसके थ्रू सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है किसी पर्टिकुलर स्कीम का या फिर किसी कंस्ट्रक्शन का, तो उसको एसेस किया जाता है। कुछ पैरामीटर्स होते हैं और फिर वहाँ से हम लोग देखते हैं कि क्या। कितने समय से आप ऑडिट ऑफिसर के रूप में कर रहे हैं? सर अभी 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। तो कुछ पैरामीटर्स के बारे में बताइए सोशल ऑडिट्स का। सर पैरामीटर्स जैसे कोई भी पर्टिकुलर स्कीम है, तो जैसे जल जीवन मिशन ही अगर स्कीम का परफॉर्मेंस ऑडिट हुआ था तो उसमें सोशल ऑडिट को भी करना था हम लोगों को। तो उसमें देखना था कि जो भी नल लगा हुआ है उसमें कितनी क्यूबिक मीटर क्यूब फ्लो हो रहा है, कितने डिस्टेंस पे हर एक का पॉइंट आउटलेट पॉइंट बना हुआ है, और कितने लोग एक्सेसिबल है जहाँ से वो लोग वाटर का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का भी अच्छा खासा रोल रहता है, मुखिया या जो नगर पंचायत के वार्ड सदस्य वगैरह होते होंगे। इन लोगों का रोल मेनली कोऑर्डिनेशन के लिए होता है। ये हम लोग को इंट्रोड्यूस कराते हैं, फील्ड पार्टीज जब भी जाती है तो फैमिलियरिटी रहता है, ताकि सो दैट डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम लोग प्रोक्योर कर सके, या फिर जो भी जगह है वो सब से फैमिलियरिटी के लिए वो लोग रहते हैं रिस्पॉन्सिबल। ऑडिटर जनरल बिहार के अभी कौन है? सर इनका नाम अभी ध्यान में नहीं है मुझे। और भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? के संजय मूर्ति सर है। और बिहार के जो ऑडिटर जनरल हैं उनका पता नहीं? नहीं सर, क्योंकि उड़ीसा में पोस्टेड है तो सर बिहार का आपकी पोस्टिंग कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। अच्छा, भुवनेश्वर में। हाँ सर। ओके, तो फिर अच्छा काम कर रहे हैं। किस लेवल में काम कर रहे हैं? सर लेवल 8। लेवल 8 में। यहाँ आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? सर BAS, फिर BPS, फिर बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस, फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट। अच्छा, सब लेवल 9 वाले हैं? हाँ सर। ओके। क्रिकेट खेलते हैं? हाँ सर। हिस्ट्री पढ़ते हैं? हाँ सर। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़े हैं? हाँ सर। ठीक है। हिस्ट्री में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या उससे मिलता जुलता इंडियन हिस्ट्री में कुछ चीज़ नज़र आता है आपको? सर ऐसे डायरेक्ट इम्पैक्ट भी बहुत सारा है, बट इनडायरेक्टली जो भी कॉज एंड इफेक्ट है हिस्ट्री के, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का उपयोग है। और हम लोग जैसे चरखा देख सकते हैं सर, जो कि तो मैकेनिकल हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल क्या है? भीमबेटका का नाम सुना है? हाँ सर। वो उतनी अंधेरी गुफा में किस प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी रही होगी ताकि उतना अच्छा चित्र बनाया गया होगा, वो भी हजारों साल पहले? क्या इलेक्ट्रिसिटी रही होगी? हम सर वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट रहा था वहाँ पे, जो कि रबिंग करने से जो चार्जेस में एनर्जी आती है और फिर फायर जनरेट होता है, और फिर वहाँ से ही कुछ था सर। एग्जैक्ट इस बारे में ध्यान नहीं है सर। ओके। हिस्ट्री का कौन सा पोर्शन अच्छा लगता है? सर ऐसे तो हिस्ट्री सारा ही सही लगता है सर। इसमें उड़ीसा का हिस्ट्री कुछ बता दीजिए हमें। सर उड़ीसा गंग डायनेस्टी के अंडर आता था, और उसके पहले मतलब सबसे पहले वहाँ पे जैन किंग खारवेल का साम्राज्य था, जिनका वहाँ पे इंस्क्रिप्शन भी हम लोग को देखने को मिलता है। इंस्क्रिप्शन का सबसे प्रमुख विशेषता एक लाइन में हमें बताइए और छुटकारा पाइए। खारवेल का जो इंस्क्रिप्शन है हाथी गुम्फा वाला, धम्म के बारे में है सर। संस्कृत में लिखा गया पहला? नहीं सर, ऐसा है कुछ क्या? इसके बारे में नहीं जानकारी है सर। कोई बात नहीं, ठीक सर। IIT पटना से हैं। हाँ सर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वर्तमान में
इसका स्कोप क्या है? सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्कोप हर जगह ही है, और जैसे अभी मेनली बिहार के संदर्भ में देखें तो यहाँ पे AT&C लॉसेस काफ़ी ज़्यादा है, जो टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस है इलेक्ट्रिसिटी में, तो उसके ऊपर काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है ये। लॉस का कारण क्या क्या है? सर इसमें दो कारण हैं, टेक्निकल लॉसेस जो कि ट्रांसमिशन लॉस में होता है या हीट जनरेशन की वजह से होता है, और कमर्शियल लॉस जिसमें कि बिजली की चोरी या फिर इम्प्रॉपर मीटर रीडिंग की वजह से होता है। अच्छा, ये जो बिजली फ्री की गई है 125 यूनिट, इसको किस रूप में आप देखते हैं? सर इसका दोनों ही पॉजिटिव और निगेटिव्स है। पॉजिटिव में ये है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारे फार्मर्स है या फिर जो नीडी है, उन लोग को ये सब्सिडाइज रेट पे मिल रहा है और फ्री में मिल रहा है। लेकिन इसका रिपरकशंस ये है कि ये स्टेट एक्सचेकर के ऊपर बर्डन है, और ये अल्टीमेटली जो टैक्सेस है उसके थ्रू ही इसका पेमेंट हो रहा है। हाल के दिनों में ट्रांसमिशन में बहुत सुधार हुआ है, लेकिन और आपको क्या लगता है एज ए मतलब कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर? सर इसमें हम लोग और बेहतर कर सकते हैं। जो भी कनेक्टिविटी है हमारे इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसमें हम लोग माइक्रो ग्रिड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं छोटे छोटे जगहों पे, जहाँ से कि हम लोग लोड शेडिंग कर सकते हैं, सो दैट कि किसी पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा देर तक लाइट कट ना रहे। आपका क्रिकेट हॉबी है? हाँ सर। क्रिकेट में हाल के दिनों में नए समाचार में कुछ सुने होंगे? हाँ सर। बताइए। हाँ सर, अभी लेटेस्ट जो विजय हजारे ट्रॉफी है उसमें बिहार की टीम ने 50 ओवर में 574 रन बनाए थे, जो कि एक रिकॉर्ड है अपने आप में, और 3 प्लेयर्स ने उस मैच में सेंचुरी लगाई थी। इसमें वैभव सूर्यवंशी थर्ड फास्टेस्ट सेंचुरी बने थे, और जो फास्टेस्ट सेंचुरी शकीब उल गनी ने बनाया था 32 बॉल्स में। आप मुझे बताएं, परम रुद्र क्या है? मैम इसके बारे में नहीं जानकारी है। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 के बारे में जानकारी है? सॉरी मैम, नहीं जानकारी है इसके बारे में। अच्छा, आप बताएं, अभी बाल पुरस्कार दिया गया है, बिहार के कितने बच्चों को दिया गया है बाल पुरस्कार? मैम अभी तो मुझे 2 लोगों का नाम याद आ रहा है, एक कमलेश कुमार और एक वैभव सूर्यवंशी। कमलेश कुमार को क्यों दिया गया है? कमलेश कुमार को पॉस्ट्यूमसली दिया गया है यह पुरस्कार, क्योंकि दुर्गावती डैम में एक बच्चे को उसने मतलब डूबने से बचाया था, और अपनी जान गंवा दी, लेकिन फिर भी उसको बचाया था वो। आपने पहली प्राथमिकता दी है बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए। यस मैम। क्यों आपको चुना जाए उस पद के लिए? आप अपनी खासियत बताइए, खूबी बताइए। मैम जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, एनालिटिकल स्किल जो मैंने कॉलेज के टाइम लर्न की थी, उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। और अभी जो मैं ऑडिट ऑफिसर के तौर पे पोस्टेड हूँ, तो उसमें मैंने फिजिकल डिसिप्लिन को सीखा है, और कैसे रूल्स और नॉर्म्स के प्रति अलाइन रहना है उसको देखा है। तो जो भी हमारा इम्प्लीमेंटेशन का वर्क होगा प्रशासनिक सेवा में, तो इसको स्टार्टिंग से ही सही कर सकते हैं कि जो भी प्रॉब्लम आ सकती है फ्यूचर में, उसको पहले से ही करेक्ट कैसे कर सके। तो इस चीज़ को मैं बेहतर कर सकता हूँ। आपका कमज़ोर पक्ष क्या होगा? मैम ऐसे तो कोई कमज़ोर पक्ष है नहीं, लेकिन अगर कुछ होगा भी तो मैं समय के साथ सीख के उसको सही कर लूँगा। आपने लिखा है कि आपका क्रिकेट है शौक, तो अभी कल महिला क्रिकेट टीम ने कोई पारी अभी जीती है, कौन सी पारी? नहीं मैम, इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि देखने का उतना समय मिल नहीं पाता है मैम। जब समय मिलता है तो खेल ही लेते हैं बस। महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? मैम इसके बारे में नहीं जानकारी। नहीं पता है। अच्छा, आपके ऑडिट से मैं एक सवाल करती हूँ, मिस हेडिंग किसको बोलते हैं? मिस हेडिंग एग्जैक्टली तो मैम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, बट ऐसा जैसा सबसे मुझे लग रहा है, मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि जो पार्टिकुलर चीज़ के लिए कोई चीज़ प्रोवाइड किया गया हो, उसको स्पेंड ना करके कहीं और स्पेंड किया गया हो, और बट उसको वैसे पोर्ट्रे किया जा रहा है कि उस पर्टिकुलर इंटरनेट पर्पस के लिए यूज़ किया गया है। कहीं आप जाते हैं ऑडिट के लिए और आपको ये पता चलता है कि मिस हेडिंग हो गई है, इसको आप कैसे सही करवाएंगे? मैम हम लोगों का मेनली काम सही करवाने का नहीं है, हम लोग रिपोर्ट में उसको पब्लिश करेंगे, और वो रिपोर्ट फिर पार्लियामेंट में लिए होगी, फिर वहाँ से वो डिपार्टमेंट PAC उसको देखेगी, और फिर वो डिपार्टमेंट का काम है उसको रेक्टिफाई करना, हमारा पॉइंट आउट करने का काम है। अच्छा, ये आपने सही बात कही है। और ये आप हमको बतलाइए कि हमारे जो अभी विधानसभा चुनाव है उसमें मुख्यमंत्री चुने गए हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है?
मैम वो तो अभी विधानसभा के लिए वो खड़े नहीं हुए थे। वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू मेंबर बनेंगे तो फिर वहाँ से रहेंगे वो। हमारे पहले मुख्यमंत्री का नाम बताएंगे क्या, जो विधान पार्षद थे और बिहार के पहले मुख्यमंत्री? विधान पार्षद और मुख्यमंत्री, विधान पार्षद के तौर पर चुने गए पहले मुख्यमंत्री का नाम? नहीं मैम, इसके बारे में नहीं जानकारी। अच्छा, अभी तक कितने ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जो विधान पार्षद से चुन कर आए हैं, इसकी जानकारी है? नहीं मैम, नहीं जानकारी है इसके बारे में। ओके, बहुत अच्छा। अभी पीएससी की चर्चा कर रहे थे आप, पीएससी का अध्यक्ष कौन है अभी? सॉरी सर, इसके बारे में नहीं जानकारी। पीएससी होती क्या है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है ये। इनका काम होता है कि जो भी रिपोर्ट्स ले होती है उनको ये स्क्रूटनी करते हैं और फिर उसके हिसाब से ये लोग डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करते हैं। अच्छा, इसका कोई कुछ नॉर्म्स वगैरह है क्या, कौन बनता है? जनरली जो लोकसभा में 15 मेंबर और राज्यसभा के 7 लोग रहते हैं, उनमें से ही इलेक्ट किया जाता है इनको। अच्छा, अध्यक्ष कौन होगा ये कौन डिसाइड करता है? ये स्पीकर डिसाइड करते हैं। अच्छा, सामान्यतः कौन होते हैं? सत्ताधारी पार्टी के होते हैं या विपक्ष के होते हैं? ये अपोजिशन के होने चाहिए सर। अच्छा, यह नियम है या परंपरा चली आ रही है? नियम नहीं है ऐसा, बस ये नॉर्म्स है, परंपरा के तौर पे ये है। केंद्र में कौन है अभी पीएससी का अध्यक्ष? नहीं सर, इसके बारे में नहीं जानकारी। यहाँ राज्य में अभी कुछ ही दिन पहले चुनाव हुआ है उसमें? नहीं जानकारी है सर, सवाल। चलिए कोई बात नहीं। आईपीएल से बिहार में आईपीएल का ऑक्शन हुआ अभी कुछ ही दिन पहले। बिहार से कुछ इम्पोर्टेंट लोग चुने गए हैं जो राजनीतिक घरानों से ज़रूर रखते हैं, जानकारी है? हाँ सर, थोड़ा सा मैंने देखा था कि जो राजीव रंजन जी है अलियास पप्पू यादव जी, उनके बेटे का इसमें हुआ है। अच्छा, क्या नाम है उनका? नाम सर ध्यान में नहीं है मुझे। परफॉर्म के आधार पे चुने गए हैं या राजनीतिक रसूख रखते हैं इसलिए चुने गए हैं? सर परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही जो भी ऑप्शंस होती है उसमें होते हैं, क्योंकि ऐसा कोई ऑब्लिगेशन तो है नहीं वहाँ पे। चलिए, अभी इंडिया में कितनी आईआईटी हैं? आईआईटी से पढ़े हुए हैं 23। अच्छा, यहाँ बिहार में जो आईआईटी है इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में सर। अच्छा, अभी इसका कैंपस कहाँ है? बिहटा में। अच्छा, कौन है अभी कुलपति इसके? इनका सर पुष्पक भट्टाचार्य जी थे हम लोग के टाइम पे। अच्छा, और अभी CNR राव सर है शायद। सेशन क्या था आपका वहाँ? 27 से 21। 21 17 से 21 सर। और यहाँ जो अभी करंट आपका जॉब है ये कब ज्वाइन किए थे? ये सर CGL 2022 के थ्रू मैंने दिया था एग्ज़ाम, और जिसका रिज़ल्ट दिसंबर 23 में आया था और ज्वाइनिंग 24 में हुई थी। बिहार की समस्याओं से कुछ वाकिफ़ हैं? हाँ सर। अच्छी खासी नौकरी कर रहे हैं यहाँ, आपको सुदूर देहात में और ऐसे ऐसी जगह पे नौकरी करना पड़ेगा जो वहाँ से आप वाकिफ़ नहीं होंगे, तो वहाँ सर्वाइव कर पाएंगे? सर ऐसा कह पाना कि वो उससे वाकिफ़ नहीं है, ये मेरे ख्याल से सही नहीं है, क्योंकि मैं जब अभी ऑडिट में भी हूँ तो वहाँ पे हम लोग भी विलेजेस विज़िट करते हैं, और हमारा टूर प्रोग्राम जो बनता है ऑडिट पार्टी का वो महीनों 2 महीने चलता है, और हम लोग गांव वगैरह जाते हैं, वहाँ देखते हैं जब समस्या है। तो यहाँ का भी गांव का एरिया मेरे लिए कुछ नया नहीं होगा सर, बस समस्याएं थोड़ी अलग सी है। बिहार की मेन समस्या फंड्स की कमी नहीं, इम्प्लीमेंटेशन की थोड़ी कमी मुझे लगती है। अभी जी राम जी विधेयक पेश हुआ है शायद लोकसभा में। हाँ सर। पारित भी हो गया है? नहीं सर अभी, हाँ सर पारित भी हो गया है सर। पहले किस रूप में था? मनरेगा के रूप में जाना जाता था। हाँ सर। मनरेगा और जी राम जी में कुछ बेसिक डिफरेंस बताएंगे? पहला तो सर डिफरेंस वर्किंग डेज़ का है, पहले 100 दिन का था, अब 125 दिन का है। फिर फंडिंग पैटर्न का चेंज है, पहले 90:10 था, सेंट्रल गवर्नमेंट 90 और 10 स्टेट गवर्नमेंट, जबकि अब 60:40 का हो गया है। अच्छा। और बाकी भी फंडिंग मैकेनिज़्म में ही भी चेंज, जिसमें स्टेट का एक्सचेकर पे लोड ज़्यादा पड़ेगा सर। अच्छा, ये कब शुरू हुआ था मनरेगा? सर 2005 में। इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ उसके बाद, चूँकि आप गांव से भी जुड़े रहे हैं और अब जहां आप हैं वर्किंग जो प्लेस है आपका वहां भी ये लागू है। हाँ सर। और काम कर रहा है। हाँ बिहार में भी काम कर रहा है। हाँ सर। तो कहाँ आप किस स्तर पे देखते हैं कि यदि जिस उद्देश्य से इसे लाया गया था क्या वो उद्देश्य फुलफिल हुआ? सर उद्देश्य की ओर वो बहुत अच्छा कदम है सर। जो भी लोग अनएम्प्लॉयड थे उनको एम्प्लॉयमेंट मिली है सर। स्टेट गवर्नमेंट दोनों, हर एक स्टेट गवर्नमेंट का अपना रेट होता है ये लेबर का, तो उसमें डिफरेंस है ज़रूर दोनों राज्यों में। बट जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम था उसको बहुत हद तक इसने मतलब सही किया है सर। जो माइग्रेशन था उसको भी कम किया है सर इसने।
इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं क्या? हाँ, ड्रॉबैक में सर देख सकते हैं कि जो ऑन पेपर वर्क दिखाया जा रहा है, कई बार जो वर्क है वो सही से हुआ नहीं है ग्राउंड पे और वो ऑन पेपर कंप्लीट हो चुका है, और जो बोगस बेनिफिशियरीज भी है, किसी और के नाम पे कोई और वहाँ पे इनरोल किया हुआ है। उसको दूर करने के लिए क्या जीराम जी में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ा गया है क्या? इसके लिए सर जो एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो स्क्रूटनी का पावर है वो थोड़ा डिसेंट्रलाइज किया गया है, जो हर एक मतलब ब्लॉक लेवल पे और बेहतर स्क्रूटनी हो सकेगी। अच्छा, एक चीज़ देखने में आती है, मनरेगा जब से लागू हुआ है, ठीक है, तो गांव में मज़दूर कम हो गए हैं, मज़दूर मिलने कम हो गए हैं, खेती के लिए मज़दूर नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उनको रोज़गार मिल रहा है मनरेगा के थ्रू, और रोज़गार नहीं मिलता है तो 15 दिन के बाद उनको बेरोजगारी भत्ता भी मिलता है, तो फिर वो काम करने नहीं जाते हैं किसी के यहाँ। तो इसको कैसे टैकल करें? इसको टैकल करने के लिए जी राम जी में प्रोविज़न है कि जो एग्रीकल्चर सीजन है उसमें ये सब मतलब जो एम्प्लॉयमेंट वाला पैटर्न है ये लागू नहीं होगा सर। वो उसको कैसे टैकल किया जाए, क्या है उसमें? सर उसमें वो एस्केप है वो एक तरह से कि उस समय में मतलब आपको जो भी बेनिफिट्स है मनरेगा मतलब जी राम जी की वो आपको नहीं मिलेगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है वो भी नहीं मिलेगा उस दौरान जो एग्रीकल्चरल सीजन है। COP30 का आयोजन हुआ है? हाँ सर। कहाँ? सर ये मेरे ख्याल से ब्राज़ील में हुआ था। भारत की तरफ से प्रतिनिधि कौन थे इसमें? सर इसके बारे में नहीं जानकारी है। शांति विधेयक 2025, हाँ सर। जानते हैं? हाँ सर। क्या है? सर ये न्यूक्लियर एनर्जी को के ऊपर मतलब अमेंडमेंट है, जिससे कि हमारा जो भी विज़न है वो इंडिया 2047 की तरफ अलाइन रहे न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, उसमें चेंजेस लाए गए हैं सर। आज का पेपर पढ़े हैं? हाँ सर। कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़? हाँ सर, आज मैंने देखा था कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसमें डिजिटाइजेशन की बात हो रही है, और मधुबनी के बारे में देखा था कि वहाँ पे ई ऑफिस का जो वहाँ के डीएम सर है उन्होंने ई ऑफिस को पूर्णतः संचालित कर दिया है। आप चूँकि ऑडिट क्षेत्र से हैं, इसलिए अंतिम सवाल एक बताइए कि तमाम तरह के टैरिफ का इम्पोज किया गया है अमेरिका के द्वारा, टैरिफ में वृद्धि भी की गई है ना, उसका असर भारत पे क्या हुआ है? सर इसका असर दोनों ही तरह से देखा जा सकता है। जो निगेटिव इम्पैक्ट ये है कि हमारे पास जो हम लोग जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो कॉस्टली हो गया है, और जो इसको पॉजिटिव वे में ऐसे लिया जा सकता है कि ये हमारे पास एक मौका है कि हम लोग अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी को बेहतर कर सके, सो दैट हम लोग को डिपेंडेंट ना रहना पड़े। अच्छा, चलिए ठीक है, आपका ठीक है, इंटरव्यू समाप्त होता है। समाप्त, आप जा सकते हैं। थैंक यू।